Good afternoon, dear students. Today I shall talk about the role of religion in politics from the point of view of sociology. Right, in your syllabus on the paper of political sociology, you have a chapter on the uh, role of religion in society and politics. So, today I shall be discussing on that role of religion in politics and society. Now, let me tell you something regarding this role of religion over politics and society. Various sociological thinkers have expressed their opinions, and in this regard we shall talk about the contributions of Karl Marx, Emily Durkheim and Max Weber on the role of religion in politics and society. So, there are different sociological thinkers who have expressed a variety of views on the role of religion in politics, but in this chapter we will particularly take up three sociological thinkers: Karl Marx, Max Weber and Emily Durkheim. We will note first of all their point of views, then we will note the similarities in their opinions, and finally we will talk about the dissimilarities in their opinion. तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो नोट मैंने आप लोगों को मेल करके भेजा है, उस नोट को अगर सामने रखिएगा तो देखिए, रिलीजियन जो है दैट इज़ अ वेरी important factor affecting individual lives as well as social lives and political lives. चाहे हम लाख कोशिश करें, लेकिन रिलीजियन के असर से हम अपने सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बचाकर नहीं रख सकते। ओके, तो जितने भी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट्स थे, उन्होंने इस बात को समझा है और अपने अपने दृष्टिकोण से इस बात को उन्होंने विचार करने की कोशिश किया है कि आखिर रिलीजियन का भूमिका पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर होता क्या है। तो कुछ थिंकर्स ने ऐसा एक्सप्रेस किया है कि रिलीजियन का जो असर है पॉलिटिक्स के ऊपर वो बहुत ही नेगेटिव है। रिलीजियन कभी भी पॉलिटिक्स के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। लेकिन कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनका मानना है, कुछ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थिंकर्स हैं जिनका मानना है कि नहीं, रिलीजियन कभी कभी पॉलिटिक्स के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। और कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थिंकर्स हैं जो एक मिडिल पाथ अपनाते हैं, मतलब दे are of the opinion that at times religion is good while at times religion is not so good so far as its impact on politics is concerned. So today let us first begin our discussion with Karl Marx. तो मार्क्स के नज़रिया से अगर आप देखिएगा तो पॉलिटिक्स और सोसाइटी के ऊपर रिलीजियन का क्या असर है। तो आपके नोट में अगर आप देखिए पेज 1 में सेक्शन 2 जिसका हेडिंग है द मेजर सिमिलैरिटीज़ ऑफ मार्क्स, डुरखेम एंड वेबर इन रिलेशन टू रिलीजियन एंड इट्स डिस्कोर्स, वो शुरू हो रहा है मार्क्सिस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिलीजियन के साथ। कहा जा रहा है द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन of Marxist conceptualization of religion to start with seems to be economistic as well as simplistic in its form. His famous quote on the role of religion in hypnotizing the mass is more often spoken by many academicians and
few scholars are not only forget these famous lines about religion is the opiate of the mass। तो देखिए, आप लोग ज़रूर जानते हैं कि मार्क्स ने हमेशा सोसाइटी को दो हिस्सों में विभाजित किया था। सोसाइटी का एक बेस रहता है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी, यानी कि उस सोसाइटी का मोड ऑफ प्रोडक्शन, और फिर उस सोसाइटी का बेस के ऊपर और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप सब बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो बेस यानी कि इकोनॉमी यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर खड़ा है सुपर स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स शामिल है उनमें से एक एलिमेंट है रिलीजियन। तो इसका क्या मतलब हुआ? बेस अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन है तो रिलीजियन मतलब रिलीजियन इज एन एलिमेंट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रिलीजियन का जो भी अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो किसी न किसी तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि रिलीजियन जो है वो समाज की सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो सुपर स्ट्रक्चर जो बेस यानी इकोनॉमी पर खड़ा है। अब देखिए, रिलीजियन का एक हिप्नोटाइजिंग पावर है। तो हिप्नोटाइजिंग पावर मतलब क्या? इंसान को वश में रखने का ताकत। तो एक्चुअली मार्क्स का मानना था कि रिलीजियन एक ओपियम यानी एक नशा का चीज़ की तरह है जो इंसान को ये सिखाता है कि जितना आप सफ़र करोगे इस दुनिया में उतना ही आप लोगों को जन्नत में आराम, चैन और बहुत शोहरत हासिल होगा। तो मार्क्स का कहना था कि एक्चुअली ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पर कैपिटलिस्ट लोग वर्किंग क्लास यानी प्रोलेटेरिएट क्लास के लोगों के ऊपर जुल्म करता है, उनको शोषण एक्सप्लॉयटेशन का शिकार कर रहा है, तो वर्कर्स लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे जुल्म और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, बगावत करना चाहिए और ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव एक व्यवस्था को बदलकर एक सोशलिस्ट या फिर एक कम्युनिस्ट व्यवस्था की सूचना करनी चाहिए। लेकिन रिलीजियन प्रोलेटेरिएट क्लास को जैसे सिखाता है कि जो भी तुम्हें गॉड ने दिया है, जिस तरह का ज़िंदगी, जिस तरह का लिविंग कंडीशन गॉड ने तुम्हें बख्शा है, उसी लिविंग कंडीशन में तुम लोग खुशी खुशी अगर रहोगे तो गॉड खुश होंगे और मरने के बाद तुम्हें एक अच्छा लिविंग कंडीशन प्राप्त होगा। तो जैसे ये सब बातें बोलकर रिलीजियन बहला फुसला कर वर्किंग क्लास लोगों को कैपिटलिस्ट लोगों की एक्सप्लॉयटेशन को सहन करने के लिए उकसा रहा था। तो इसलिए मार्क्स के नज़र में रिलीजियन एक बहुत ही नेगेटिव फोर्स है जिसका काम है सोसाइटी के लोगों को जैसे ओपियम देकर, नशे का सामान देकर उनको सुलाए रखना, ताकि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। उसके बाद देखिए, द इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्स ऑन रिलीजियन हाउएवर the ground critique of the capitalist world and indispensable to understand and observes the substitution of material commodities and values relations of the economic activity into the place of spiritual or mystical character। तो मार्क्स के अनुसार रिलीजियन जो है वो कैपिटलिज्म के अंदर जिस तरह का कॉन्ट्रडिक्शंस है, जिस तरह का प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के खिलाफ आवाज़ उठाने से लोगों को रोकता है। मतलब लोगों को कैपिटलिज्म के खिलाफ क्रिटिसाइज करने से रोकता है। कहता है जिस किस्म के भी लिविंग कंडीशन में आप लोग रहते हैं वो गॉड का दिया हुआ है, तो इसका विरोध करने का मतलब है गॉड का विरोध करना।
और क्या, रिलीजियन अक्सर लोगों को एक स्पिरिचुअल या मिस्टिकल दुनिया की ख्वाब दिखाता है। ये सब जन्नत बोलिए, हेवन बोलिए, ये सब थोड़ा ही किसी ने अपने आँखों से देखा है। तो ये सब कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मिस्टिकल चीज़ें हैं जिसको कभी हम लोगों ने नहीं देखा है। तो ऐसे स्पिरिचुअल और मिस्टिकल एक दुनिया का ख्वाब दिखाकर लोगों का जो इकोनॉमिक और रियल ज़रूरतें हैं उन सबको अनदेखा कर देता है। उसके अगले पैराग्राफ में देखिए, एज लॉफ पुट, लॉफ मतलब एक स्कॉलर जो मार्क्सिज्म के ऊपर और मार्क्स के रिलीजियन के बारे में जो व्यूज़ है उनके ऊपर बहुत कुछ लिखे थे। तो लॉफ 2006 में अपने ही एक पब्लिश किया हुआ वर्क में बोल रहे हैं, Marx's assertions in this regard, the intention of the substitution is transgressed from no significance to the sage of worshipping economic goods, not for their use and importance, but for the perceived sensitivity image of the goods. तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए इकोनॉमिक गुड्स की ज़रूरत है, और आप सब जानते हैं इकोनॉमिक गुड्स मतलब क्या, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो ज़िंदा रहने के लिए इंसान को अपनी ये जो इकोनॉमिक ज़रूरतें हैं इन सब को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उनको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने का जगह चाहिए। लेकिन रिलीजियन हमेशा इन सब इकोनॉमिक चाहतों को, इकोनॉमिक डिमांड्स को सप्रेस कर देता था, मतलब इकोनॉमिक डिमांड्स को फुलफिल्ड होने से रोकता था। इंस्टेड ऑफ द इकोनॉमिक गुड्स, रिलीजियन लोगों को क्या सिखाता था कि तुम अच्छा घर, अच्छा कपड़ा या अच्छा खाना मत मांगो, तुम्हें ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया ये सब मांगना चाहिए, ताकि तुम्हारी मौत के बाद जो नया ज़िंदगी तुम्हें प्राप्त होने वाला है वो खुशहाली भरा हो, उसमें तुम अच्छी तरह रह सको। तो इकोनॉमिक गुड्स की ज़रूरत को अनदेखा करके, इग्नोर करके, अवॉइड करके रिलीजियन लोगों को सिर्फ स्पिरिचुअल और हेवनली गुड्स मांगने के लिए उत्साह दिया करता था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्क्स के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो। अगर किसी भूखे इंसान को आप खाना देने की जगह बोल रहे हैं कि तुम ईश्वर का भजन करो ताकि ईश्वर खुश हो जाए और तुम्हें एक अच्छा ज़िंदगी बख्शे, तो तुम कभी नहीं सुनोगे। एक्चुअली तुम लोगों को क्या चाहिए? भूखे पेट में खाना चाहिए। लेकिन रिलीजियन बोल रहा है भूख को तुम स्वीकार मत करो, भूख आ रहा है तो आने दो, खाना नहीं है तो क्या हुआ, ईश्वर का नाम लो, इसी से तुम्हारा सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फिर एक कोटेशन भी है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप सीधा पेज 3 में आ जाइए, सॉरी पेज 2 में आ जाइए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए 3rd पैराग्राफ में मार्क्स का एक कोटेशन दिया हुआ है, इन रिलीजियन द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन appear as autonomous figures endowed with a life of their own, which enter into relations both with each other and with the human race. तो रिलीजियन में जैसे माना जाता है कि इंसान की ब्रेन के अंदर जो आइडियाज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर दैन द मैटर और द मटेरियल वर्ल्ड। यानी कि रिलीजियन के अनुसार हमारी जो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर दैन द मटेरियल वर्ल्ड। मार्क्स ने हमेशा माना था कि मैटर कम्स फर्स्ट एंड आइडियाज़ कम नेक्स्ट। अगर हम टेबल को देखकर इसको टेबल के रूप में पहचान लेते हैं तो इसका क्या मतलब है, हमने टेबल को देखा था अपने आँखों से, अपने हाथों से छुआ था
और फिर इसका आइडिया हमारे दिमाग में बना है, तभी हम जब भी ऐसे टेबल जैसी चीज़ को देखते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेबल है, दूसरा कुछ नहीं है। तो हमारी दुनिया में वस्तु यानी मैटर ही सबसे इम्पोर्टेंट है और फिर बाद में आता है उस मैटर का आइडिया। लेकिन रिलीजियन इंसान को उल्टा सिखा रहा था। रिलीजियन सिखा रहा था कि आइडियाज़ पहले आता है, मैटर बाद में आता है। तो in its process, the thoughts of Marx on religion are not solely provided, rather they manifested the whole and complete assumptions of him on the social world and specifically in relation to economic life. तो मार्क्स ने इकोनॉमिक दृष्टिकोण से रिलीजियन का पॉलिटिक्स और सोसाइटी के ऊपर जो प्रभाव है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है और इसी दृष्टिकोण से उन्हें लग रहा है कि रिलीजियन जो है उसका पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर एक नेगेटिव प्रभाव है, क्योंकि रिलीजियन लोगों को अपनी इकोनॉमिक डिमांड्स या ज़रूरतें पूरा करने की जगह उनको सिर्फ स्पिरिचुअल और अनदेखा एक मिस्टिकल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा आग्रह, ज़्यादा उत्साह देता है। ओके, अब देखते हैं मैक्स वेबर का क्या मानना था। In this regard, the thoughts of Max Weber were also getting along with confirming and accepting the explanation of Marx on religion in its pertinent contribution to economy activities and human history of the then Western societies. तो unlike Marx, मैक्स वेबर ने रिलीजियन का पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ही खास भूमिका को स्वीकार किया था। तो वेबर क्या बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, यहाँ तक कि हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें रिलीजियन का एक बड़ा असर है। तो अगले ही पैराग्राफ में देखिए, वेबर डिफाइंड हिज फील्ड by asking a new question: what is the influence of religion on everyday economic life? तो वेबर अपना रिलीजियन का थ्योरी कुछ इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो थियोरी शुरू हो रहा है एक क्वेश्चन पेश करने के ज़रिए। तो वो क्वेश्चन जो वेबेरियन थियोरी ऑफ रिलीजियन हमारा सामने रख रहा है वो है, What is the influence of religion on everyday economic life? हमारी हर रोज़ की जो इकोनॉमिक लाइफ है, यहाँ इकोनॉमिक लाइफ मतलब कौन सी लाइफ? मटेरियल लाइफ, यानी जो लाइफ हम जिंदा रहते हुए लीड करते हैं, तो उसको आप मटेरियल लाइफ भी बोल सकते हैं या फिर इकोनॉमिक लाइफ भी बोल सकते हैं। और इस पर रिलीजियन का क्या असर है, इसी सवाल के साथ वेबर का थ्योरी शुरू हो रहा है। दिस वाज हिज वैल्यू रिलेशन टू हिस्ट्री एंड टू जज बाय द वर्क सक्सेस इट वाज अ कल्चरल क्वेश्चन दैट फाउंड अ लार्ज ऑडियंस। तो वेबर का ये जो सवाल कि हमारी इकोनॉमिक या मटेरियल लाइफ के ऊपर, हमारे सोसाइटी के हिस्ट्री के ऊपर रिलीजियन का असर क्या है, इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए एक बहुत बड़ा ऑडियंस सामने आया। वेबर एक्नॉलेज दैट हिज व्यू पॉइंट वॉज बाई नो मीन्स द ओनली वन एंड दैट मटेरियलिस्टिक कंसेप्शंस ऑफ हिस्ट्री वेर इक्वली पर्टिनेंट। तो वेबर ने मार्क्स द्वारा दिए गए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स ने दिया था और इसका क्या मतलब था? द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को जब हम मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। और वेबर बोल रहे हैं कि जब सच में हम ह्यूमन हिस्ट्री को मटेरियलिस्टिक
इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की और जानने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त हमें रिलीजियन का पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर है वो साफ साफ नज़र आने लगता है। तो देखिए, however, in such circumstances, the stand of Weber was not necessarily accept the deterministic role of religion in class ideology. Rather, he indicated the influenced attribution of religion by material life. तो वेबर ने रिकॉग्नाइज किया कि रिलीजियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि रिलीजियंस भी कभी कभी इकोनॉमिक या मटेरियल लाइफ द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो रिलीजियन हमेशा एक डिटर्मिनिस्टिक रोल प्ले करेगा, सोसाइटी को डिटरमाइन करेगा रिलीजियन, मतलब सोसाइटी को प्रभावित करेगा रिलीजियन, पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा रिलीजियन। ऐसा डिटर्मिनिस्टिक रोल रिलीजियन का वेबर ने नहीं स्वीकारा था। उनका क्या मानना था, जैसे रिलीजियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक उसी तरह मटेरियल वर्ल्ड का भी, यानी कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का भी एक असर रिलीजियन पर काम करता है। By this he did not mean that religion is the ideology of social class as argued by Marxists. तो जब वेबर ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कभी रिलीजियन खुद पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स द्वारा प्रभावित होते हैं, तब इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजियन हर किसी सोशल क्लास का आदर्श या आइडियोलॉजी होता है। Moreover, Weber was critically justified the relationship between religion and economic life as complementary and mutually dependent. Very important. देखिए आपके पेज 2 में लास्ट से लेकर 1 to 3rd पैराग्राफ जो है, moreover Weber was critically justified, यहाँ was नहीं होगा, Weber critically justified the relationship between religion and economic life as complementary and mutually dependent. तो unlike मार्क्स का क्या मानना था कि रिलीजियन और इकोनॉमिक लाइफ का रिलेशन कॉन्ट्ररी है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, रिलीजियन इकोनॉमिक लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। लेकिन वेबर बोल रहे हैं कि इंसान की इकोनॉमिक लाइफ और उनका रिलीजियस और स्पिरिचुअल लाइफ, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी होता है। तो कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो अगर इकोनॉमी को रिलीजियन ज़रूरत है, ठीक उसी तरह रिलीजियन को भी इकोनॉमी ज़रूरी है। या फिर इन अदर वर्ड्स आप यूँ बोल सकते हैं कि इंसान की मटेरियल लाइफ, उनकी इकोनॉमिक लाइफ रिलीजियस लाइफ के बगैर अधूरा है, और ठीक उसी तरह इंसान की रिलीजियस लाइफ उनकी इकोनॉमिक या फिर मटेरियल लाइफ के बगैर इनकम्प्लीट है। उसके बाद वेबर का एक कोटेशन है, वो कोटेशन आपको बोलने की ज़रूरत है। फिर इसी पेज की लास्ट पैराग्राफ में आइए। अकॉर्डिंग टू वेबरियन इंटरप्रिटेशन, रिलीजियन द इंडिविजुअल salvation that comes from the practice of religious life is not a matter of deterrence to the bearable social reformation. However, the public side of religion is challenging cause and host reform in social institutions. तो वेबर का मानना था कि अगर हम अपना सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं उसको बदलकर उससे भी एक बेहतरीन सोसाइटी की ओर जाना चाहते हैं,
तो रिलीजियन कभी भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनता है। तो मार्क्स के साथ यहाँ वेबर का एक डिफरेंस है, एक डिसिमिलरिटी है। कैसे? मार्क्स ने हमेशा रिलीजियन को सोशल रिफॉर्मेशन के रास्ते में एक बाधा समझा था। क्यों? क्योंकि रिलीजियन जैसे अफीम की तरह लोगों को सुलाकर रखते हैं, उन्हें समझाते हैं कि गॉड ने जिस तरह का लाइफ या लिविंग कंडीशन तुम्हें दिया है उसी में अगर तुम खुश रहोगे तुम गॉड को खुश करोगे। और ये बातें बोलकर रिलीजियन हमेशा इंसान की जो सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल चेंज, उसको रोक के रखे थे। ऐसा मार्क्स का सोचना था। लेकिन मैक्स वेबर ऐसा नहीं सोचते थे। उनका क्या मानना है? देखिए, religious life is not a matter of deterrence to the bearable social reformation। तो deterrence का क्या मतलब है? जब आप किसी को डिटर कर रहे हैं, रोक रहे हैं कुछ करने से। तो रिलीजियन कभी भी समाज को रिफॉर्म होने से, इम्प्रूव्ड होने से, बेहतरीन बनने से डिटर नहीं करता है, नहीं रोकता है, बल्कि रिलीजियन अक्सर हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को, हमारे सोशल लाइफ को बेहतरीन होने में काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं द पब्लिक, however the public side of religion is challenging cause and host a reform in social institutions। तो रिलीजियन का एक प्राइवेट एस्पेक्ट है और एक पब्लिक एस्पेक्ट है। रिलीजियन का प्राइवेट एस्पेक्ट क्या है? जब एक इंसान अपने घर में बैठकर पूजा पाठ कर रहा है जिससे दूसरों को वो प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ये है रिलीजियन का इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट रोल। लेकिन रिलीजियन का एक पब्लिक रोल भी है। अगर आप देख रहे हैं कि एक इंसान का रिलीजियस एक्टिविटी दूसरे कई इंसानों को प्रभावित कर रहा है, तो उस तरह का रिलीजियस एक्टिविटी को पब्लिक कहा जाएगा। और मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि रिलीजियन का यही पब्लिक लाइफ ये काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब हम बोल नहीं सकते हैं कि जब पब्लिक सेक्टर में रिलीजियन अपना पैर रखेगी तो वो रिलीजियन या इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगी। दिस कॉन्सेप्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ रिलीजियन इन अकॉर्डेंस विद द हिंड्रेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द सोसाइटी। तो मार्क्स ने हमेशा रिलीजियन को सोसाइटी की रेवोल्यूशनरी चेंज के रास्ते में एक रुकावट समझा था। लेकिन मैक्स वेबर ऐसा हमेशा नहीं सोचते थे। मैक्स वेबर नहीं सोचते थे या फिर ऐसा यकीन नहीं करते थे कि रिलीजियन हमेशा सोसाइटी के चेंज में, चाहे वो रेवोल्यूशनरी चेंज हो या शांतिपूर्ण इवोल्यूशनरी चेंज हो, उस चेंज के रास्ते में बाधा डालती है। For this matter, although the views of the two thinkers are seemingly contradictory in the way that change must come, the methods are not the same to these scholars in any ways. The assertion of Weber in relation to the impact of religion in public and private life is provided by Encyclopedia of Sociology Volume 2। तो रिलीजियन का जो प्राइवेट एस्पेक्ट है वो किस तरह से इंसान की मटेरियल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को प्रभावित करता है, और रिलीजियन का जो पब्लिक एस्पेक्ट है वो पब्लिक यूज़ ऑफ रिलीजियन कैसे ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन इकोनॉमी को प्रभावित करता है, उसके ऊपर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी ने कुछ लिखा है, जिसके बारे में अगले पेज यानी पेज 3 के फर्स्ट पैराग्राफ में समझाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? In fact, while the private side of religion focuses upon individual salvation, there is also the supreme public side
of prophetic religion, to use Weber's term, for the kind of religion that challenges and calls for reform in the society. तो वेबर बोल रहे हैं कि अगर रिलीजियन का प्राइवेट साइड इंडिविजुअल को सल्वेशन यानी मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं, तो सल्वेशन का मतलब क्या होता है? जब इंसान अपना ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वो महसूस करता है कि वो ईश्वर के बहुत करीब है, जब वो अपने वर्ल्डली और इकोनॉमिक सारे ज़रूरतों को भूलने लगता है। तो वेबर बोल रहा है कि ये जो पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियन, ये जो प्राइवेट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियन है, वो इंसान को अपने इकोनॉमिक और वर्ल्डली ज़रूरतों को भूलने के लिए बोलता है। लेकिन रिलीजियन का जो पब्लिक एस्पेक्ट है, वो पब्लिक एस्पेक्ट हमेशा सोसाइटी को रिफॉर्मेशन और बढ़ोतरी और विकास की ओर लेकर जाता है।